पद्मश्री श्यामनंदन किशोर सभागार में आप विद्वत जनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास दिन है। आप जैसे देख रहे हैं सामने पुस्तक लोकार्पण समारोह है। नेपथ्य में या इसके अंदर की बात एक यह है कि हमारे गुरु और विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी का आज जन्मदिन है। और सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, षष्ठी पूर्ति है। आज ये 60 वर्ष के हो गए। हमारे विद्यार्थियों ने अपने गुरु के लिए कुछ सोच रखा है। कविता प्रकाशन के मालिक कर देते हैं भी श्री अशोक बुद्ध जी डॉक्टर सतीश सर के सम्मान में अंग वस्त्र से सर को सम्मानित करेंगे। श्री अशोक बुद्ध जी। यह षष्ठी पूर्ति बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस विभाग के लिए, हमारे लिए और हमारे जैसे और लोगों के लिए। सतीश सर हमारे गुरु हैं और हमारा उनका साथ 3 दशकों का है। हमारे जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण मोड़ आया, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, सभी जगहों पर सर खड़े मिले और सर के मार्गदर्शन से ही मेरा विकास हुआ या मेरी जो परेशानियां हुई वो कम हुई। सर के लिए आज के अवसर पर मुझे आपको बताना यह है, आप में से बहुत सारे लोग इन चीजों को जानते और समझते भी हैं कि सर के भीतर एक मन है और वो मन बड़ा ही कोमल है और वह करुण भाव से जागृत है। दुखी जनों के लिए ये संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं। और यह जो गुण है, यही गुण मनुष्य को इंसान से देव गुण की ओर ले जाता है। आप सभी इन प्रसंगों को सुने या जाने होंगे कि एक अवसर आया कि जब कुंती या द्रौपदी से कृष्ण ने पूछा कि आपको क्या चाहिए,
सुख या दुख। तो उन्होंने कहा कि मुझे दुख चाहिए। फिर अगला सवाल यह था कि दुख क्यों चाहिए? तो दुख इसलिए चाहिए कि जब मैं दुख में रहूंगी तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो कृष्ण के साथ के लिए उन्होंने दुख को चुना। तो हमारे गुरु जिस सहृदयता से अपने जीवन में भी, अपने लोगों के जीवन में भी कष्टों को, दुखों को झेला है या झेलने की साहस या ताकत दी है, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। मंचासीन हमारे मेहमान भी हैं और हमारे शिक्षक भी हैं। एक बार मैं उनका परिचय आपसे कराता हूँ और उसके बाद लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। मंच पर बाएं से श्री मनोज मोहन जी विराजमान हैं। श्री मनोज मोहन पत्रकार हैं और सर के अनन्य मित्र हैं। ऐसे मित्र हैं कि इनको जिस रूप में हम लोग जानते हैं उससे ज्यादा बार बार सर से सुनते हैं मनोज जी के बारे में। आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है। आप एक बार इनके लिए ताली बजाएं। मनोज मोहन जी के बगल में प्रोफेसर राजीव कुमार झा हैं। प्रोफेसर राजीव कुमार झा हिंदी के प्रोफेसर हैं और एलएस कॉलेज में हैं और सतीश सर के अनन्य लोगों में से एक लंबा साथ इन लोगों का भी है। आप हमारे बीच हैं। राजीव सर के बगल में वीरेंद्र सर हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनमें से जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र जी को जानते हैं, बखूबी जानते हैं। आप काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान के पढ़ाते हैं और एक सफल शिक्षक के रूप में उनकी पहचान है। ठीक मध्य में जो विराजमान है वो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य व्यक्ति हैं और इस विभाग के प्रमुख व्यक्ति हैं। हमारे गुरु हैं और इनकी 2 किताबों का आज लोकार्पण है। आप हैं प्रोफेसर सतीश कुमार राय। ठीक उनके दाहिने हाथ बैठे हुए हैं डॉक्टर राकेश रंजन। आप विभाग के सदस्य हैं। आप जाने माने कवि हैं, साहित्यकार हैं, सुकोमल व्यक्तित्व के धनी हैं और इस विभाग की साहित्य सर्जना या सृजनात्मक गतिविधियों का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर राकेश रंजन। राकेश जी के बगल में दाहिने हाथ में बैठी हुई हैं डॉक्टर संध्या। ये सभी आए तो साथ हैं और इनका साथ काफी मजबूत है। एक प्राध्यापक के रूप में डॉक्टर संध्या ने बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाई है। संध्या के ठीक बगल में डॉक्टर सुशांत है। बड़ा प्यारा और सुंदर नाम है। सारे विद्यार्थी इन सारे लोगों से परिचित हैं। सुशांत अध्यापकीय जीवन से पहले प्रशासनिक जीवन में और फिर हिंदी की सेवा में हिंदी अधिकारी के रूप में बैंक में कार्य कर चुके हैं और लगातार अपनी सकारात्मक ऊर्जा से इस विभाग को उसके तौर पर प्रमित कर रहे हैं। पंचों में बैठना था मंच पर, लेकिन हम लोगों ने और भी काम चल रहा है इसलिए तय किया कि 2 लोग हमारे जो साथी हैं वो मंच में रहेंगे। डॉक्टर उज्ज्वल आलोक हैं। डॉक्टर उज्ज्वल तकनीकी रूप से हिंदी के लोग तकनीक थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन उज्ज्वल थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। तो कम और ज़्यादा को मिला करके एक तालमेल बन जाता है और एक परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं जिससे डॉक्टर उज्ज्वल आलोक
उज्ज्वल भी हैं और आलोक भी हैं, इस विभाग को आलोकित कर रहे हैं। अभी अभी विराजमान हुए हैं सभा में प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी। आप हमारे अग्रज हैं, आप मूल रूप से यहीं के प्राध्यापक हैं, लेकिन फिर वक्त एक महाविद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं जो अभी बहुत विनम्रता से उठते चले गए अंदर, डॉक्टर पुष्पेंद्र। लगातार पुष्पेंद्र ने इस विभाग के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है। कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, उसे करने में कोई संकोच नहीं है पुष्पेंद्र को। और बहुत कम समय में जो अनुभव और जिस तरह की निष्ठा है पुष्पेंद्र के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि इनका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है, ये बहुत आगे तक जाएंगे। पंच में काफी लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर हेमा हमारे सामने, हेमा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MSKV महाविद्यालय में, और इस विभाग की छात्रा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब आए तो 4-6 बैच वाला ही बैच होता है। अपने बैच की टॉपर रही और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, सर से भी काफी जुड़ी हुई। दो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं अथवा कम दिख रहे हैं, जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर चितरंजन और डॉक्टर सोनम। बड़ा प्यारा नाम है और उसी तरह से काम भी करती है, बहुत अच्छा काम कर रही है जहाँ भी है। एक राकेश रंजन है यहीं के विद्यार्थी जो अभी 17 में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, राकेश जी को आप जानते हैं, 17 में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर चंद्रदेव सिंह जी विराजमान हैं। भी कहीं होंगे जी हैं, और बाकी हमारे ये डॉक्टर सोनी हैं। ये सारे लोग साहित्य को समर्पित कर दिया इन लोगों ने अपने आप को, और लगातार हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनका नाम हमने विशेष रूप से लिया इसलिए कि हमारे विद्यार्थियों को ये लगे, जो हमारे शोधार्थी या विद्यार्थी हैं वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ ये लोग अभी पहुँचे हैं 2-3 वर्ष पहले। इसलिए मैंने जानबूझकर इन लोगों का नाम लिया कि आप इनसे प्रेरणा लें कि आपके बीच के लोग हैं और आप जल्दी से जल्दी इनकी जगह पर नहीं लेकिन इनकी तरह बन जाइए। अब राकेश जी से आग्रह है कि लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जो पुस्तकें हमारे बीच हैं, उज्ज्वल आलोक, डॉक्टर सुशांत, हेमा, ये सभी लोग इस तरफ आ गए। पुष्पेंद्र, 2 पुस्तकें हैं, आलोचना के सूत्र और अध्ययन और अनुशीलन की दिशाएं। इन दोनों पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है। ऐसा बहुत कम देखा सुना जाता है जब सारे विभागीय सदस्य मिलकर अपने अग्रज, अपने गुरु, अपने अध्यक्ष समवेत एक साथ सारे लोग मिलकर आलोचना के सूत्र इस पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं, मतलब लोग को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके जो साक्षी बन रहे हैं वो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे शोधार्थी हैं,
या शहर के प्रबुद्ध जन हैं। बड़ा सुंदर संयोग आपके बीच आलोचना के सूत्र लेखक प्रोफेसर सतीश कुमार राय। इसके साथ ही दूसरी पुस्तक है अध्ययन एवं अनुशीलन की दिशाएं। दोनों पुस्तक लोक के बीच अभी अभी अर्पित किया गया है। आप इसका अध्ययन जरूर करेंगे और पुस्तक पर विस्तार से फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज तो कुछ चर्चाएं होंगी। ये पुस्तक ऐसी है जो अभी अभी आई है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं है ठीक से। अब मैं आग्रह करूंगा उज्ज्वल ने षष्ठी पूर्ति के अवसर पर कुछ सोच रखा है जो अभी प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर उज्ज्वल आलोक, जो थोड़ी देर पहले आपको धुन सुना रहे थे, वो अब स्वयं आइए। डॉक्टर उज्ज्वल सर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। सर के लिए ही यह कविता मैंने लिखी। इसमें सर्वनाम में वे की जगह वह का प्रयोग है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और यह प्रयोग इसलिए किया गया कि हम अधिक आत्मीय जिसके साथ होते हैं उसके साथ कर लेते हैं। विराट काया जैसे कि विराट कृष्ण का अस्तित्व हो। विराट काया जैसे कि विराट कृष्ण का अस्तित्व हो। मुख पर तेज ऐसे जैसे उज्ज्वल कोई दीप्त हो। मुनि नहीं वह जो हर पल मौन रखता। मुनि नहीं वह जो हर पल मौन रखता है। मुखर इतना कि हर बात सीधी करता है। हाथ अस्त्र और मन में ज्ञान का नहीं कोई अभाव है। हाथ अस्त्र और मन में ज्ञान का नहीं कोई अभाव है। परशुराम का वंशज परशुराम जैसा स्वभाव है। समझने रचना और रचनाकार का मन। समझने रचना और रचनाकार का मन। स्वयं करता चिंतन और कराता अनुचिंतन। नेपाली के गीत सुनाता, रचनाओं से रोज टकराता। भुवनेश्वर के नाटकों का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव है। हम लोग रोज देखते हैं। भुवनेश्वर के नाटकों का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव है। स्वयं विशाल बोधि वृक्ष बुद्धू को बुद्ध बना देता और देता भी सबको छांव है। विद्या जिसकी पूंजी विद्यार्थी जिसकी आय है। विद्या जिसकी पूंजी विद्यार्थी जिसकी आय है। हम सबका प्यारा वही सतीश कुमार राय है। बहुत बढ़िया डॉक्टर उज्ज्वल। सर की लोकप्रियता ऐसी है कि अगर हम छोड़ दें तो कुछ ना कुछ सुनाते सुनाते शाम लोग कर देंगे, लेकिन हम लोगों ने समय सीमा के अंदर चीजों को रखा है। आपको एक जानकारी और देते हैं कि आज सर की 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ और बहुत जल्द सर पर एक पुस्तक आ रही है जिसका नाम है समय, सृजन और संवाद। अगले महीने इसी सभागार में मुझे लगता है कि फिर मिलेंगे इस तरह। वैसे परसों मिल रहे हैं लोकार्पण के बाद, और जन्मदिन की शुभकामनाएं के साथ जो यह कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही शांत और सुंदर माहौल में, इसको और बेहतर बनाने के लिए मैं डॉक्टर राकेश रंजन जी से आग्रह करता हूँ कि आप मंच पे आए। डॉक्टर राकेश।
आज इस आयोजन और संपूर्ण हिंदी समय की दुर्लभ उपस्थिति आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय जी, इस संबोधन में जब मैंने दुर्लभ शब्द कहा तो इस शब्द के विकास क्रम को भी ध्यान में रखना है। दुर्लभ शब्द से शब्द विकसित हुआ हिंदी में तद्भवीकरण की प्रक्रिया के द्वारा दूल्हा के रास्ते दूल्हा। तो आज के समय की और इस सभा की दुर्लभ उपस्थिति, दुर्लभ शब्द के श्रेष्ठ प्रयोग के साथ गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय जी मंच पर उपस्थित इस आयोजन के अत्यंत समर्थ, सुधीर, संवेदनशील, सक्षम, दक्ष संचालक बड़े भाई प्रोफेसर कल्याण कुमार झा जी, अग्रज डॉक्टर राजीव कुमार झा जी, मनोज मोहन सहाय जी, गुरुदेव प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र जी, बहन संध्या और सम्मानित सभा। आपको ये जान के पता नहीं अजीब लगेगा या कैसा लगेगा, कल 10:30 बजे रात में भाई पुष्पेंद्र कुमार ने फोन करके कहा कि आपको सर की पुस्तकों के विषय में 2 बात करनी। गाली याद आए, एक तीर वो सीने में मारा कि हाय हाय। कलकत्ते का जो नाम लिया तुमने दिल नशी, एक तीर वो सीने में जो मारा कि हाय हाय। जिस व्यक्ति के विषय में आपकी संवेदना अत्यंत गहरी हो, भावनाएं जटिल हों, विचार, सदिच्छाएं, शुभकामनाएं, ये सारी भावनाएं गुत्था हों, जिस व्यक्ति के बारे में उस पर बोलना कठिन। यह जरूर है कि इन दोनों पुस्तकों का प्रूफ मैंने देखा है, लेकिन प्रूफ देखना एक बात है और किताब पढ़ना बिल्कुल दूसरी बात है। मेरे इस अनुभव को मनोज मोहन सहाय जी से बेहतर इस सभा में और कोई नहीं समझ सकता। अगर आपको ये कहा जाए कि आम का विश्लेषण करो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आम कच्चा है, अब पका है, पका हुआ है, उसकी छाल पतली है कि मोटी है, गुठली बड़ी है छोटी है, आम कलमी है कि बीजू है, और कौन सा आम है और कहाँ का आम है। ये एक बात है, लेकिन आम खाना, आम का रसास्वाद प्राप्त करना दूसरी बात है। तो प्रूफ देखने के बावजूद मैंने इन पुस्तकों के शरीर को तो छुआ था, इनकी आत्मा का स्पर्श करना अभी बाकी था। फिर भी मैंने सोचा कि मैं इन पुस्तकों के विषय में 1-2 बात कहूंगा। गुरुदेव के सर्जनात्मक व्यक्तित्व के अनेक आयाम हैं। एक शिक्षक के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में, एक शोध निर्देशक के रूप में,
एक संपादक के रूप में, एक साहित्यिक पत्रकार के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, हर रूप में इनकी जो क्षमता है वो लगातार हम सबने इतने वर्षों से देखी। लेकिन इन क्षमताओं के बीच इनका जो रचनात्मक व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व का जो सृजन कर्म है वह भी साथ साथ चलता रहा। इन दोनों पुस्तकों में आपको जानकर खुशी होगी कि आधुनिक हिंदी साहित्य का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसको ये झांक नहीं आए। कुछ काम तो बिल्कुल मौलिक किस्म के और पहली बार आचार्य शिवपूजन सहाय ईश्वर दृष्टि पर इस पुस्तक में शानदार लेख है। मोहनलाल महतो वियोगी पर पहली बार मैंने एक लेख पढ़ा। राम इकबाल सिंह राकेश पर नवल जी ने भी काम किया है, उनकी पुस्तक का संपादन किया है, समग्र का संपादन किया है। लेकिन उस काम के बाद पहली बार इस कवि पर इस इतने बेहतरीन तेजस्वी उत्तर छायावादी और छंद के उस्ताद कवि पर यह लेख मैंने इस पुस्तक में देखा। डॉक्टर रामविलास शर्मा, फादर कामिल बुल्के, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, विजेंद्र नारायण सिंह, राजेंद्र यादव, खगेंद्र ठाकुर, नंदकिशोर नवल, रेवती रमन, इन सब पर जो आलेख हैं बहुत ही सुस्पष्ट भाषा में, सुव्यवस्थित ढंग से, सुचिंतित रूप से और तथ्यपूर्ण ढंग से लिखे हुए। प्रेमचंद के साहित्य पर, उस साहित्य के अनेक पक्षों पर आलेख हैं। कथाकार रूप हो, उपन्यासकार रूप हो, नाटककार रूप हो, यहाँ तक कि प्रेमचंद का जो पत्रकार और संपादक रूप है, इन रूपों पर भी अलग से आलेख हैं। अगर आपको प्रेमचंद को समग्रता में समझना है, ये दोनों पुस्तकें बहुत सहयोगी साबित हैं। नेपाली पर पूरे हिंदी साहित्य में इतना महत्वपूर्ण काम किसी आलोचक ने नहीं किया। जब हम लोग किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, हम समय होते हैं, हम वक्त होते हैं, तो उस व्यक्ति को कई बार साधारण समझ लेते हैं और इस समझ के पीछे उस व्यक्ति की अपनी एक व्यावहारिक लापरवाही भी होती है। लेकिन इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य में नेपाली पर अगर आपको कोई काम करना हो, देखना हो, नेपाली की कविता को समझना हो, नेपाली की कविताओं के पास जाना हो, तो आपके पास डॉक्टर सतीश कुमार राय के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं। आलोचना के सूत्र में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री पर 75 पृष्ठों का एक आलेख है। शास्त्री जी के साहित्य के जितने पक्ष हैं, गद्य के, पद्य के, यहाँ तक कि शास्त्री जी ने जो गजलें लिखी हैं, उन गजलों पर भी इस आलेख में बहुत अच्छी टिप्पणी है, उदाहरण के साथ। दिनकर साहित्य से संबंधित कई लेख हैं, रसवंती पर, रश्मि रथी पर, कुरुक्षेत्र पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर। लेकिन जो बात अलग से ध्यान खींचती है वो ये है कि इन दोनों पुस्तकों में ऐसे अज्ञात लेखकों पर कई लेख हैं जो आपको साहित्य की एक बड़ी ही प्रामाणिक और नई दुनिया में ले जाएंगे। टी.एस. एलियट ने कहा है कि आप कितने बड़े आलोचक हैं और साहित्यकार हैं, उसका आधार यह नहीं है कि आपके पसंदीदा कवि कितने बड़े हैं।
उसका आधार ये है कि आपके पसंदीदा कवियों में गौण कवि कितने। चंपारण और मुजफ्फरपुर के ऐसे कवियों और लेखकों पर इसमें कई लेख और टिप्पणियां हैं जो गौण रहकर भी अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक, साहित्यिक, मानवीय चेतना के विकास में योगदान करते हैं। हम सब के लिए यह बात समझने लायक है कि कई बार हम किसी शहर, किसी महानगर, किसी कस्बे, किसी गांव के साधारण छोटे मोटे कवियों की अवहेलना करते हैं और ऐसे सलूक करते हैं जैसे निराला ने कहा था, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, वे अजीब किस्म के लद्दर से झोटंग लोग हर कस्बे में मिलेंगे। लेकिन ये वही लोग हैं जो अपने क्षेत्र की साहित्यिक, सांस्कृतिक चेतना का निर्माण करते हैं और उसी निर्मिति की आधारशिला पर देश के बड़े लेखक खड़े होकर कविता कहानी सुनाते हैं और आप कहते हैं कि ये कवि बहुत बड़ा है। अगर ये लोग न हो कस्बों में, शहरों में, महानगरों में, आपको कौन सुने? वो जनता कहां से तैयार हो, वो पाठक कहां से तैयार हो? शिवदेव शर्मा पथिक, राम इकबाल सिंह राकेश जैसे आधा दर्जन ऐसे गौण माने जाने वाले लेखक हैं जिन पर इन पुस्तकों में आलेख है। इस बात को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। इस पुस्तक में जो आखिरी लेख है वो नंदकिशोर नवल पर है। नंदकिशोर नवल से करीब 25 वर्षों का मेरा साहचर्य रहा। वे मेरे साहित्यिक गुरु रहे। उनके काम से आप लोग वाकिफ होंगे। उनकी लिखित और संपादित पुस्तकों की संख्या 70 से अधिक होगी। उन्होंने कसौटी नामक साहित्यिक पत्रिका के 15 अंकों का संपादन किया था। उस पत्रिका में सहयोगी संपादक की भूमिका में मैं भी था। कसौटी के बारे में जो टिप्पणी है इस पुस्तक का आखिरी अनुच्छेद है, मैं पढ़कर सुना। लिखा है, कसौटी का प्रकाशन भले अल्पकाल तक हुआ, किंतु स्तरीयता और सामग्री संचयन की दृष्टि से यह पत्रिका प्रतिमान बनकर उभरी। नवल जी ने भले ही इसमें अपनी परिकल्पना को पूर्णतः साकार होते नहीं देखा हो, किंतु इस पत्रिका ने पाठकों की समग्र साहित्य दृष्टि विकसित की, उन्हें परंपरा और रचनात्मक परिवेश से परिचित कराया। अल्पजीवी होने के बावजूद यह कालजयी होगी। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के इतिहास के लिए अनिवार्य और भविष्य की पत्रकारिता के लिए प्रेरणा स्तंभ। इसकी वर्तनी संबंधी सावधानी कल्पना का स्मरण कराती है और वैचारिक प्रतिबद्धता समालोचन की झलक देती है। ऐसी ही पत्रिकाओं का पाठ हमें चुनौती भी देता है और संकल्प भी। विज्ञापनबाजी, आत्ममुग्धता और दुर्बल सांसों से मुक्त ऐसी ही पत्रिकाएं विरासत को अग्रेसित करती हैं और अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन कर मंच से हट जाती। कसौटी पर साथियों इससे बेहतरीन टिप्पणी नहीं है। दूसरी बात और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एक आलोचक क्या करता है? एक नैतिक दृष्टि संपन्न आलोचक क्या करता है? राजशेखर ने काव्य मीमांसा में भावक या आलोचक के 4 भेद बताए। उनमें पहला है आलोचकी। ऐसा आलोचक जिसको अच्छी से अच्छी रचना भी अरुचिकर लगती। दूसरा है
सतृणाभ्यवहारी, हर प्रकार की घास चढ़ जाने वाला, ऐसा आलोचक जिसको अच्छी रचना बुरी रचना सब अच्छी ही लगती। और तीसरा है मत्सरी, ऐसा आलोचक जो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर आलोचना करता है। अगर किसी मित्र की रचना बुरी भी हुई तो अच्छी, और किसी शत्रु की रचना अच्छी भी हुई तो बुरी। और जो चौथा है वो है तत्वाभिनिवेशी, किसी भी रचना के तत्व में अभिनिवेश करने वाला, किसी भी रचना के मर्म में प्रविष्ट होने वाला, किसी भी रचना की आत्मा का स्पर्श करके उसका रस और आनंद ग्रहण करने वाला, यही सच्चा आलोचक। कबीर पर इस पुस्तक का जो पहला लेख है, बहुत सारी बातें मेरे ध्यान में हैं, लेकिन इस लेख का एक अंश सुनाकर, क्योंकि इसका एक सामयिक संदर्भ भी है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया। लिखा है, कबीर का प्रेम दर्शन। कबीर का प्रेम दर्शन अत्यंत व्यापक और प्रत्येक देश काल के लिए प्रासंगिक है। कबीर की जो कविता है उसके कई पक्ष हैं, अर्थ पक्ष हैं, लेकिन इन्होंने कबीर के प्रेम पक्ष को ही केंद्र में रखा। क्यों रखा है? प्रेम को ही केंद्र में क्यों रखा? क्योंकि आज पूरे जगत में जो भावना सबसे ज्यादा आक्रांत है, जिस पर सबसे ज्यादा आघात हो रहे हैं देश में और पूरी दुनिया में, वह यही भावना। कबीर का प्रेम दर्शन अत्यंत व्यापक और प्रत्येक देश काल के लिए प्रासंगिक है। प्रेम में मध्यस्थता नहीं होती। कबीर का प्रेम अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई मध्यस्थ नहीं मांगता, इसीलिए वह पीड़ित, इसीलिए वह पंडित, पुरोहित और मुल्लाओं की सत्ता को चुनौती देता है। कबीर का प्रेम साधना से दीप्त है, वह उपासना का पर्याय है और मनुष्यता को संरक्षित रखने वाली संवेदना भी। आज हम इस प्रेम से वंचित हो गए। इसकी साधना के प्रति उदासीन हो गए हैं। आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनका समाधान प्रेम द्वारा ही संभव है। आज का भारतीय समाज पथभ्रष्ट एवं दिग्भ्रांत है, इसलिए कि उसे उसका कबीर नहीं मिल रहा। आज का विश्व अशांत है, इसलिए कि वह कबीर जैसे योद्धा साधक से वंचित है। प्रेम ही वह सेतु है जिसके द्वारा हम समस्याओं और त्रासदियों का भवसागर पार कर सकते हैं। साथियों, आज के समय में जब हमारे देश में और पूरी दुनिया में इतने आधारों पर बंटवारे हैं, भेदभाव हैं, लफड़े हैं, झगड़े हैं, फसाद है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और विचारधाराओं के नाम पर, इन फसादों के बीच, इन परिस्थितियों में कबीर का प्रेम दर्शन आज का अभिप्रेत है, आज की जरूरत है। इस पर आलोचक ने खास तौर से अपने पूरे लेख को केंद्रित किया है। यही तत्वाभिनिवेशी आलोचना का एक लक्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको धन्यवाद राकेश। राकेश को सुनने के बाद या राकेश को कुछ कहने के पहले मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी का। आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आप लंगट सिंह महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं हिंदी के और विश्वविद्यालय में इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज आर्ट्स हैं। आप हमारे अग्रज भी हैं
और साहित्यजीवी भी हैं। बंधुओं, आज हमारा मन राकेश के इस वक्तव्य के बाद बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। पहले तो राकेश ने सफाई दी और बाद में उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य दिया, तो ये कवि तो है ही, अगर हमारे हाथ में रहता तो आज से ही मैं इनको आचार्य बना दूंगा। तो इसी तरह राकेश की साहित्य धर्मता आगे बढ़ते रहे, गुरु का आशीर्वाद इन्हें मिले। अब मैं अपने अग्रज प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए। हमारे पास भावनाएं बहुत हैं, हमारे बीच वक्ता भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, लेकिन हमारे पास समय भी कम है और हमारा मन है कि आज के दुर्लभ वो भी सुनना है। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी वक्ताओं के लिए एक बार आग्रह करूंगा कि समय हम लोग थोड़ा कम खर्च करेंगे। प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह। अपने ही विभाग में अपने ही विभागाध्यक्ष विद्वान